नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो देखने के बाद में आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। आज का अपना टॉपिक है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में अपने विस्तृत व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवर्ड वेस्ट, देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत आने से पहले एडवर्ड वेस्ट ने जनसंख्या के बारे में कुछ लिखा था 1815 ईस्वी में। क्या कि जनसंख्या बढ़ने से विशिष्टता आती है और इस विशिष्टता से क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने को बताया है किसने, एडवर्ड वेस्ट ने। और उससे क्या होता है, उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है। मतलब यहाँ संसाधनों के उपभोग से इसने कनेक्ट कर दिया एडवर्ड वेस्ट ने। यही से क्या होता है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का एक विचारधारा जो है वो सेंट्रलाइज होकर के आती है, जिसको प्रतिपादित किसने किया था, एडविन केनन ने। अब यहाँ ध्यान रखना, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन केनन ने दिया है। और इसकी जो तार्किक व्याख्या की थी, पहली क्रमबद्ध तो किसने की है, एडविन केनन ने की है। और इस पर अधिक तर्क किसने दिए थे, डाल्टन ने दिए थे, रॉबिन्सन ने दिए थे, साउंडर्स ने दिए थे। तो ये तीन का नाम आप याद रखना। फिर अनुकूलतम जनसंख्या शब्द जो है वो हेनरी सिजविक ने दिया है। अनुकूलतम जनसंख्या शब्द डायरेक्ट ये नहीं कहा था कि ये अनुकूलतम जनसंख्या है। इन्होंने क्या बताया था कि एक देश में जो जनसंख्या है वो यदि संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सके और सबसे ज्यादा आदर्श उपयोग कर सके तो उससे क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ना, अधिकतम होना, ये क्या कहलाता है, ये अनुकूलतम जनसंख्या कहलाता है। इस संदर्भ में हेनरी सिजविक ने व्याख्या की थी। तो सीधा सीधा संबंध अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का किससे है, जनसंख्या तथा संसाधन से संबंध है कि जनसंख्या संसाधनों का कितना उपभोग कर पाती है या इतनी जनसंख्या के लिए क्या पर्याप्त साधन है कि नहीं है। इस आधार पर हम जनसंख्या के तुलना करते हैं कि ये जनसंख्या क्या अनुकूलतम है, क्या ये जनाभाव की स्थिति में है, क्या ये जनाधिक्य की स्थिति में है, जनाधिक्य की स्थिति में है। ये तीनों में से कौन सी स्थिति में है, यहां पता लगता है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के द्वारा। सबसे पहले हम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं का हम जिक्र कर लेते हैं। इसकी मान्यताएं कौन सी है, पहली देखिए, जनसंख्या वृद्धि यदि होती है तो कार्यशील जनसंख्या और कुल जनसंख्या का अनुपात अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कुल जनसंख्या है उसमें श्रमिकों की मात्रा उतनी रहेगी। यदि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो श्रमिक भी बढ़ेंगे, यदि जनसंख्या में कमी हो रही है तो श्रमिकों में भी कमी होगी। मतलब ये अनुपात फिक्स रहेगा। दूसरी, प्रति श्रमिक आय में परिवर्तन होता है, चाहे वो ह्रास हो चाहे वो वृद्धि हो। यदि परिवर्तन होता है तो प्रति व्यक्ति आय में भी परिवर्तन होगा। मतलब प्रति श्रमिक यदि आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, यदि इस तरफ घटेगी तो यहाँ भी आय घट जाएगी। तीसरा, किसी निश्चित समयावधि में यदि जनसंख्या वृद्धि दर होती है तो उस समय एक देश में प्राकृतिक साधन, पूंजी और प्रौद्योगिकी ये अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूंजी में परिवर्तन नहीं होगा, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे किसी निश्चित समयावधि में जनसंख्या वृद्धि दर हो जाए। क्लियर है। ये मैंने यहाँ पर पुस्तक लिखी हुई है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी।
ये हेनरी सिजविक की पुस्तक है, ये ध्यान में रखना, हेनरी सिजविक की पुस्तक है। अब इसके बाद देखते हैं कि कार्ल साउंडर्स ने, बोल्डिंग्स ने, डाल्टन ने, रॉबिन्सन ने, इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं दी है, बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो एक एक परिभाषा की हम चर्चा करते हैं। डाल्टन ने क्या परिभाषा दी है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम प्रदान करे। प्रति व्यक्ति आय बताया है, तो डाल्टन का याद रखना, प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में ये क्या बताता है, अनुकूलतम जनसंख्या बताता है। फिर रॉबिन्सन की बात करते हैं। रॉबिन्सन ने बताया कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम प्रतिफल को संभव बनाए। तो रॉबिन्सन ने क्या बताया है, रॉबिन्सन ने अधिकतम प्रतिफल के आधार पर अनुकूलतम जनसंख्या की कल्पना की है। अब कार्ल साउंडर्स ने क्या बताया कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न करे। किसने? कार्ल साउंडर्स ने क्या कहा है कि अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न करे, तो वो क्या कहलाती है, अनुकूलतम जनसंख्या। और बोल्डिंग ने क्या बताया है, बोल्डिंग ने बताया वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर उच्चतम होता है वह क्या कहलाती है, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। तो जीवन स्तर उच्चतम इस आधार पर अनुकूलतम जनसंख्या किसने बताई है, बोल्डिंग ने। तो इन चारों को अच्छी तरह रट लेना, यहां से सवाल आते हैं। क्लियर है? अब हम इसके बाद में एक काल्पनिक देश की वास्तविक आय और प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति वृद्धि नियम के बारे में चर्चा करते हैं। ये हम एक काल्पनिक देश मानते हैं, कोई भी एक काल्पनिक देश, उसकी जनसंख्या करोड़ों में 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, ये क्रम से बढ़ती हुई हम यहाँ दिखा रहे हैं। वास्तविक आय करोड़ों में ये भी क्रम से बढ़ रही है, 400 करोड़, 750 करोड़, 1200 करोड़, 1250 करोड़, 1320 करोड़। यदि हम इससे प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो यहाँ पर 20, 25, 30, 25 और 22 ये प्रति व्यक्ति आय आ रही है। इसको मैंने ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखें यहाँ पर ये वाला जो अक्ष है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर मैंने 20, 30, 40, 50, 60 इस अंतराल पर जनसंख्या को दिखाया है, करोड़ों में है ये। और वाई अक्ष जो है इस पर मैंने 20, 25 और 30 ये प्रति व्यक्ति आय दिखाई है जो केवल रुपए में है। अब यहाँ देखना, मैंने पहला 20 ये वाली 20 करोड़ जनसंख्या है, वहां पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है 20, मैंने इसको यहाँ पर ये बिंदु निर्धारित कर लिया। यहाँ पर ये वाला 25, 30 वाला 25, फिर 40 पर 30 ये प्रति व्यक्ति आय इनमें अधिकतम है, तो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय वाला ये बिंदु मैंने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद में प्रति व्यक्ति आय फिर डाउन आ रही है, तो ये ग्राफ फिर नीचे की तरफ चला जाता है। 60 पर 22 है, तो ये 22 को दिखा रहा है यहाँ पर। क्लियर है? तो इस ग्राफ से अब इससे समझते क्या है हम, देखें यहाँ पर जनसंख्या की कमी है, संसाधन ज्यादा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़े, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े, तो उसको क्या कहते हैं, उत्पत्ति वृद्धि का नियम कहते हैं। और ऐसा कब होता है, जब जनाभाव की स्थिति हो, जन अभाव। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखें प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है।
दूसरे में देखें, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है, कम हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे? उत्पत्ति ह्रास का नियम कहेंगे। और उत्पत्ति ह्रास का नियम हमेशा किसको बताता है? जनाधिक्य का। यहाँ पर क्या स्पष्ट हुआ है कि संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर कौन सा नियम लगेगा? उत्पत्ति ह्रास का नियम लगेगा। क्लियर है? अब इससे हम समझते क्या है, देखें, अनुकूलतम जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या यहां पर आ जाएगी, जनाभाव की स्थिति यहां पर आ जाएगी, जनाधिक्य की स्थिति यहां पर आ जाएगी। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान में रखने वाला है, जो मौलिक तथ्य कहलाता है कि यदि प्रौद्योगिकी या तकनीकी विकास होता है, तकनीकी विकास होता है, तो इस संदर्भ में जो अनुकूलतम जनसंख्या है, अनुकूलतम जनसंख्या, उसका आकार बढ़ेगा। यदि प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास होता है तो अनुकूलतम जनसंख्या का आकार बढ़ेगा, और यदि प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास की कमी हो जाती है तो अनुकूलतम जनसंख्या का आकार घटेगा। अब ये बात करें अनुकूलतम जनसंख्या की, तो अनुकूलतम जनसंख्या में ये ध्यान में रखना है कि ये सैद्धांतिक रूप है। यदि इसको वास्तविकता के नजदीक लेकर के जाएं तो ये सत्य नहीं बैठेगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को एक सूत्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। वो डाल्टन का सूत्र कौन सा है वो देख लेते हैं। डाल्टन ने ये सूत्र बनाया है, डाल्टन का सूत्र है ये, इसमें m बराबर a माइनस ओ बटा में o। यहां पर a का मतलब क्या है? एक्चुअल पॉपुलेशन, एक्चुअल पॉपुलेशन मतलब वास्तविक जनसंख्या, और o का मतलब क्या है? ऑप्टिमम मतलब अनुकूलतम, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब अनुकूलतम जनसंख्या। इस आधार पर इसने ये बताया कि यदि m का मान शून्य आ जाए, शून्य आ जाए, इस सूत्र से m का मान शून्य आ जाए, तो देश की सारी जनसंख्या अनुकूलतम है, अनुकूलतम मतलब टोटल पॉपुलेशन अनुकूलतम पॉपुलेशन है। यदि m का मान ऋणात्मक आए तो वहां पर जनाभाव की स्थिति होगी, और m का मान यदि धनात्मक आए तो वहां जनाधिक्य की स्थिति होगी। इन दोनों को मैंने उदाहरण से स्पष्ट करने की कोशिश की है। देखें एग्जांपल, यहाँ पर एक्चुअल पॉपुलेशन जो है वो 25 मानी है और ऑप्टिमम पॉपुलेशन 30 मानी है। एक्चुअल 25 है और ऑप्टिमम 30 है। तो इस आधार पर मैंने यहां देखा तो m का मान माइनस 0.167 आ रहा है, मतलब ये ऋणात्मक आ रहा है। और जब भी ऋणात्मक आएगा तो कौन सी स्थिति होगी? जनाभाव की स्थिति होगी। क्लियर है? दूसरे एग्जांपल में देखिए, एक्चुअल पॉपुलेशन है वो 50 है और ऑप्टिमम पॉपुलेशन है वो 30 है। तो इससे हल किया तो m का मान धनात्मक 0.25 आया है। यदि धनात्मक आए तो वो कौन सी स्थिति होगी? वो जनाधिक्य की स्थिति होगी। क्लियर है? तो ये था हमारा अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। उम्मीद है आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए।